हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 15 जून 2021 के करंट अफेयर। यहां पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड को। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन करें और साथ ही साथ क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल की या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक करें, उसके बाद आप जो है वो इसको परचेज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 90 to 95% तक हम वो करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। यही अफेयर्स क्लाउड का वादा है, यही अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है। और गाइस, हम आपको किस तरह से करंट अफेयर्स कवर करवाएंगे। आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, एक क्विज होगा जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अपने आप को चेक करने के लिए दे सकते हैं। साप्ताहिक होगा, मतलब वीकली करंट अफेयर्स होंगे जिसमें 3 तरह के करंट अफेयर्स होंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके हर हफ्ते जो है वो दे सकते हो। मंथली में आपको 4 तरह के पीडीएफ मिलेंगे। डिटेल पीडीएफ पूरे साल पूरे महीने की, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ जो कि पूरे महीने की होगी। टॉप 100 बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। पॉकेट पीडीएफ 2 लाइनर 3 लाइनर में करंट अफेयर्स होंगे ताकि एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर सको। इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मतलब 20 अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर रहे हैं। इसका मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी आपको वो एक ही फाइल के अंदर मिल जाएगी। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर एंड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, बैंकिंग और इकोनॉमी के ओनली। और एक होगा क्विज जो हर महीने आप बैंकिंग और इकोनॉमी के लिए हमारे क्विज सेक्शन में एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं। और अगर आप जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है जनवरी 2021 से लेके मई या जून जितना भी जा चुका है वो सारी एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ को उठा सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा। डिटेल तो मिलेगी, साथ में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी मिलेंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट करंट अफेयर मिलेंगे और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो गाइज, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपको सिर्फ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके हमारी सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस यार बहुत ही कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर कर लें, उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि इतने कम प्राइस पे हम इसको किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है ASH10 कोड को यूज करके। और इस ईमेल आईडी पे हमें आप मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं 15 जून 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना है, सब बच्चों ने लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को और सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21। तो इसमें सबसे पहला स्थान जो है वो कौन सी स्टेट का है? मध्य प्रदेश का। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अनीमिया मुक्त भारत जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था, ताकि हम एनीमिया को क्या कर सकें, खत्म कर सकें। क्योंकि एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं और कम होने के बाद जो है वो बेसिकली हमारा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो है वो एनीमिया की प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो तेजी से फैल रहा था। 2005 से लेकर 2015 तक जो है वो हम 1% हर साल जो है वो एनीमिया को क्या करते आ रहे हैं, रिड्यूस करते आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे ज़्यादा रिड्यूस करने में जो है वो काम किया है। दूसरा स्थान दोस्तों इसमें गया है उड़ीसा को और तीसरा स्थान जो है वो इसमें गया है हिमाचल प्रदेश को। तो आप देख सकते हो दूसरा उड़ीसा के पास है, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश के पास है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसको जरूर याद रखें। 2018 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और ये नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जिसमें हमने आयरन की मात्रा को जो है वो इंक्रीज करना है बॉडी के अंदर। और ये पोषण अभियान का भी एक हिस्सा है। पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ताकि हम न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और मेन एम क्या है इसके अंदर? टारगेट है कि हमने एनीमिया को 3% हर साल जो है वो कम करना, अभी 1% कर रहे हैं, 3% करना है बच्चों के अंदर, अडोलेसेंट्स के अंदर, लाइक आप कह सकते हो टीन एज के अंदर, वुमेन के अंदर और खास करके लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर। अलग अलग तरह के ग्रुप्स इसमें रखे गए हैं, लाइक चिल्ड्रन 5 साल तक या 5 से 9 साल तक,
अडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज जो 10 से लेकर 19 साल तक होंगे, और वोमेन जो रिप्रोडक्टिव एज हैं 15 से लेकर 49 तक, प्रेग्नेंट वोमेन या दूध देने वाली जो माताएं हैं, उनके लिए जो है वो इसका मेन लक्ष्य जो है वो रखा गया, ताकि बच्चों की डेथ्स को हम कम कर सकें, और जो हम कह सकते हैं मदर्स हैं उनकी डेथ को भी हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो सिर्फ अनीमिया मुक्त भारत के बारे में याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंदर अहम है, क्योंकि वहीं इस प्रोग्राम को चला रहे हैं यूनिसेफ के साथ मिलकर। ये आपने याद रखना है, किसके साथ मिलकर चलाया जा रहा है, यूनिसेफ के साथ मिलकर। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चांदनी चौक है, ये आपको पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली के अंदर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अश्विनी कुमार चौबे हैं। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है दोस्तों, न्यूयॉर्क। और इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो एनरीटा फॉरे हैं, और ब्रांड एम्बेसडर इसकी प्रियंका चोपड़ा हैं, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान हैं, और इसी के साथ आपने गवर्नर याद रखना है, वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मेन गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन साथ ही साथ उनको लगाया गया है मध्य प्रदेश का, क्योंकि लालजी टंडन जी का रिसेंटली देहांत हो गया था। और यहाँ पे आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा, यहीं पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा, पेंच टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, शिवपुरी नेशनल पार्क मिल जाएगा। ये सारे के सारे नेशनल पार्क बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द 2021 पेन पिंटर प्राइज। तो बहुत ही फेमस प्राइज है दोस्तों, पेन पिंटर प्राइज। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि ये पेन पिंटर प्राइज जो है वो क्यों दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप न्यूज को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पेन पिंटर प्राइज दोस्तों 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। एक बहुत ही फेमस नोबेल प्राइज विनर हैं हेरोल्ड पिंटर, उनके नाम से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। हेरोल्ड पिंटर, उन्होंने बेसिकली आप कह सकते हो इसको स्टार्ट किया था। और प्राइज जो है वो उन लोगों को मिलता है जो कि निवास करते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, आयरलैंड के अंदर, या कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर। और ये बुक या नॉवल जो है वो इंग्लिश के अंदर लिखी हुई हो, जो कि आप कह सकते हो कि सच्चाई के ऊपर है, किसी लोगों की लाइफ के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर है, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। और इस बार ये अवार्ड मिलता है सित्सी दांगरेम्ब का। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, तो किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। सित्सी जो है वो जरूर याद रखना है, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं, ये आपने जरूर याद रखना है। कहां से बिलोंग करती हैं, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, इनको किसी नॉवल, पर्टिकुलर एक नॉवल के लिए ये अवार्ड नहीं मिला, ये मिला है जिम्बाब्वे की किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पहले उससे ब्रिटिश कॉलोनी में था, ब्रिटिश से आजाद होकर किस तरह से जिम्बाब्वे की डेवलपमेंट हुई, एक फ्री स्टेट बना, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो राइटिंग्स लिखी हैं। इसके कारण जो है इनको ये अवार्ड दिया गया, 30 साल के राइटिंग करियर के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हो सिस्ती दांगरेम्गा विंस पेन पिंटर प्राइज 2021, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। 30 साल के करियर के लिए अवार्ड दिया गया। इवन जो बुकर प्राइज 2020 था उसमें भी इनको नॉमिनेट किया गया था, शॉर्टलिस्टेड किया गया था। इनकी बुक थी द मॉर्नेबल बॉडी, तो ये भी आपने याद रखना है किसकी बुक है। और इवन इन्होंने एक बुक और लिखी थी, नर्वस कंडीशन भी बुक आप याद रख सकते हो। और पेन पिंटर प्राइज के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि जो चीजें आपने याद रखनी है, हेरोल्ड पिंटर के नाम से इसको रखा गया था। तो ये सारी चीजें याद रखते हुए आपने ऑप्शंस को जो है वो जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। लाइक आप सबसे पहले देख रहे हो एक ऑप्शन जिसमें डेविड डायब का नाम आपको दिख रहा है। डेविड डायब दोस्तों इस साल जीते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का, ये जीते हैं। इनकी नॉवल कौन सी थी, नॉवल थी एट नाइट ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो याद रखेंगे। लुइस आर्ड्रिक मैं पहले बता चुका हूं, कल भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है 13 और 14 वाले के अंदर। 2021 का पुलिट्जर प्राइज मिला है इनको द नाइट वॉचमैन के लिए, द नाइट वॉचमैन नॉवल के लिए। जेन गोडॉल जो है वो टेम्पल्टन प्राइज जीत चुके हैं, टेम्पल्टन प्राइज 2021। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दोस्तों याद रखनी है, लेकिन पेन पिंटर प्राइज क्वेश्चन तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एसोसिएशन एंड डेवलपमेंट। तो हम बहुत सी रिपोर्ट्स करते हैं जो यूएनसीटीएडी की तरफ से दिए गए हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जो अलग अलग रिपोर्ट्स को पब्लिश किया है। तो आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में वुमेन सेक्रेटरी जनरल फर्स्ट जो अपॉइंट की गई हैं वो हैं रेबेका ग्रिंसपैन। तो याद रखना है, रेबेका को अपॉइंट किया गया है। यहां पे आप देख सकते हो, रेबेका ग्रिंसपैन अपॉइंटेड एज द यूएनसीटीएडी जनरल सेक्रेटरी। और ऑलरेडी जो ग्रिंसपैन है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, आप कह सकते हो आइबेरो अमेरिकन जनरल सेक्रेटरीट की, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है।
ये पहले रीजनल डायरेक्टर भी रह चुकी हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स की। कोस्टा रिका की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं 1994 से लेकर 1998 तक। कोस्टा रिका की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं दोस्तों, और ये कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहीं की वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन आपने नाम जरूर याद रखना है, रेबेका ग्रिंसपैन। और आप यहां पे भी देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से स्टैब्लिश की गई थी। कौन से ईयर में? 1964 में। और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का ही एक पार्ट है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है? जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 195। और बस यही चीजें इसके बारे में याद रखना है कि कौन से ईयर में बनाया गया था, 1964 में। लेकिन दोस्तों आप जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो यहां पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप सबसे पहले देख रहे हो नगोजी अकोंजो आइवेला। नगोजी जो है वो रिसेंटली अपॉइंट की गई है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं ये जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। एंडी जेसी पोस्ट सीईओ जो हैं वो मतलब बनेंगे, ये 5 जुलाई को बनेंगे, किसके? अमेजॉन के। याद रखना आपने। नरेंद्र बत्रा जो कि प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, जिसको हम FIH के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी की सारी ऑप्शन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु वन द मेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन 2021? तो आपको एक हिंट देता हूं, ये साल का दूसरा टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम, जिसमें ऑस्ट्रेलियन हो चुका है। और ऑस्ट्रेलियन किसने जीता था? नोवाक जोकोविक ने जीता था 2021 का। 2020 का भी इन्होंने जीता था। अब फ्रेंच ओपन दूसरा टाइटल साल का, ये भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। तो आपके लिए आसान हो गया, नोवाक ने आसान कर दिया आपके लिए, क्योंकि दोनों मेजर टाइटल जो हैं वो इस साल के अभी तक जो है वो नोवाक ने जीत लिए हैं। और नोवाक आपको पता है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। हराया किसको है इन्होंने? स्टेफनोस सित्सिपास को हराया, जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ग्रीस से बिलोंग करते हैं। तो इसमें रनर अप भी आपने याद रखना है कि किसको हराया है। तो आप ये यहां पे देख सकते हो, वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविक क्लिंचेस हिज सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस टाइटल 2021 फ्रेंच ओपन। इससे पहले एक बार ये फ्रेंच ओपन और जीत चुके हैं। ज्यादातर राफेल नडाल जीतते हैं, लेकिन इस बार जो है वो ये जीते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राफेल नडाल जो है वो फ्रेंच ओपन जीते थे 2020 का, फ्रेंच ओपन 2020 का। और डोमिनिक थीम जो है वो 2020 का यूएस ओपन जीते थे, यूएस ओपन। तो 2020 के 3 ही टूर्नामेंट हुए हैं, क्योंकि विंबलडन हुआ नहीं कोविड-19 के कारण। तो तीनों टूर्नामेंट याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का नोवाक ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का भी नोवाक ने, राफेल नडाल फ्रेंच ओपन 2020, यूएस ओपन 2020 डोमिनिक थीम ने, और फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविक ने। तो 3 टूर्नामेंट पिछले साल के, 2 टूर्नामेंट इस बार के मेंस के अंदर मैंने आपको करवा दिए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वुमेन्स कैटेगरी के अंदर। वुमेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन के अंदर किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है बारबोरा क्रेत्सिकोवा ने। बारबरा क्रेत्सिकोवा कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं चेच रिपब्लिक से। चेच रिपब्लिक से इन्होंने हराया किसको है? एनास्टेसिया को हराया। लेकिन याद नहीं रखना वुमेन कैटेगरी के अंदर की किसको हराया, इंपॉर्टेंट नहीं है। रशिया से बिलोंग करती हैं एनास्टेसिया। चेच रिपब्लिक से बारबरा बिलोंग करती हैं, और इन्होंने ये टाइटल जो है वो जीत लिया है, जिसको हम कहेंगे फ्रेंच ओपन 2021। और आपने याद रखना है कि जोकोविक का ये सेकंड फ्रेंच ओपन टाइटल है और 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल है ऑल ओवर करियर के अंदर। और फ्रेंच ओपन दोस्तों क्ले कोर्ट है, ये भी याद रखना है। और जोकोविक ऐसे पहले प्लेयर बन चुके हैं ओपन एरा के अंदर जिन्होंने 4 टूर्नामेंट जो ग्रैंड स्लैम्स है हमारे, कौन कौन से? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2-2 बार जीत लिए हैं। तो मतलब ये भी एक अलग से रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। और बारबरा क्रेत्सिकोवा जो कि पहली प्लेयर ऐसी बन चुकी हैं जो कि सिंगल्स में भी सेम टूर्नामेंट के अंदर जीती हैं और डबल्स भी जीती हैं। ये साथ में इनके साथ पार्टनरशिप के अंदर थे कैटरीना, उन्होंने जो है वो सहयोग किया डबल्स के अंदर और ये जीत चुके हैं। इसका मतलब बारबरा वुमेन सिंगल्स में भी जीती, डबल सिंगल्स में भी जीती, और ये ऐसी पहली प्लेयर हैं सिंस मैरी पियर्स जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। 2000 में उन्होंने ये अजीब रिकॉर्ड जो है वो बनाया था और यहाँ पे इन्होंने दोबारा से इस रिकॉर्ड को बनाया है। बारबरा क्रेत्सिकोवा याद रखना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? चेच रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने मेंस में कवर किया, वैसे ही यहाँ पे वुमेन कैटेगरी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो ईगा स्वेतक, इन्होंने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन, क्योंकि हमने मेंस के अंदर किया राफेल नडाल ने जीता है, तो वुमेन के अंदर ईगा स्वेतक ने जीता है। नाओमी ओसाका जिन्होंने यूएस ओपन 2020 जीता और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 भी जीत लिया है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, जो भी मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे।
व्हाट वाज द थीम ऑफ 47th G7 लीडर समिट 2021? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो नंबर याद रखना है, 47th G7 की लीडरशिप है। इस साल की अध्यक्षता जो है वो यूनाइटेड किंगडम के पास है, और ये कहां पे हो रही है यूनाइटेड किंगडम में? कॉर्नवॉल में हो रही है दोस्तों, याद रखना है कहां पे हो रही है, एग्जैक्ट लोकेशन जरूर याद रखना है, कॉर्नवॉल के अंदर। और इस बार का थीम है बिल्डिंग बैक बेटर, तो बी इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि एज ए गेस्ट इसको अटेंड करेंगे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बहुत सी मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडर समिट को अटेंड कर भी चुके हैं। 47 G7 लीडर समिट 2021 अध्यक्षता मैं बता चुका हूं यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। मीटिंग कहां पे हो रही है? कॉर्नवॉल के अंदर हो रही है। और G7 नेशंस ने प्लेज किया कि 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज जो बनाएंगे वो पुअर नेशंस को प्रोवाइड करेंगे। और मतलब आपको पता है कि यार G7 कंट्रीज जो हैं वो अपने आप में ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ही डेवलप्ड हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जो हैं वो 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस बनाएंगे। जो कोवैक्सिन या कोवैक्स प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे? गरीब कंट्रीज को भेजेंगे। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट किया 4 कंट्रीज को जो कि मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, जिनको डेमोक्रेसी 11 के नाम से जाना जाता है, एज ए गेस्ट कंट्री इन 2021 समिट। और ये पहली समिट है जो नेट जीरो G7 भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कंट्री G7 की मेंबर हैं उन्होंने कहा है कि हम नेट जीरो एमिशन कर देंगे 2050 तक, नेट जीरो एमिशन बाय द ईयर ऑफ 2050। एंड G7 कंट्रीज एंड द गेस्ट कंट्रीज ने एक ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट भी जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सबके लिए ह्यूमन राइट्स जो है वो बराबर हैं, सबको प्रोवाइड करने हैं, चाहे वो जितनी भी चीजें ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो रही हैं चाहे ऑफलाइन मीडियम के थ्रू हो रही हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट, G7 कंट्रीज ने बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए। ये चाइना का जो वन बेल्ट इनिशिएटिव है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसको टैकल करने के लिए जो है वो इशू किया गया, जिसको कहा गया बिल्डिंग बैक वर्ल्ड बेटर। तो इसको स्टार्ट किया गया, और इसमें होगा क्या कि जितनी भी कंट्रीज G7 की मेंबर हैं और या जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेंगी? काम करेंगी, इकट्ठे जो है वो ट्रेड करेंगे आपस में, जिससे चाइना का वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव जो है वो फेल हो सकता है। G7 लीडर इशूड द कैरबीस बे डिक्लेरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने कैरबीस बे डिक्लेरेशन जो है वो जितनी भी G7 कंट्रीज हैं उन्होंने इशू किया है। इसके पीछे मकसद क्या है कि दोबारा से कोई कोविड-19 या कोरोना वायरस जैसा कोई और वायरस जो है वो इस तरह से हमें वीक ना कर दे, तो हाँ इस तरह से हमें खराब ना कर दे। तो इससे पहले हमें जो है वो अलग अलग तरह की वैक्सीन, ट्रीटमेंट्स इसके ऊपर काम करना होगा, ताकि फ्यूचर डिजीजेस को हम 100 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्या कर सकें? कम कर सकें, या उसका इफेक्ट या उसकी वैक्सीन जो है वो बनाई जा सके। इसके लिए यूनाइटेड किंगडम एक जो है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन सेंटर खोल रहा है। कहां पे? पिरब्राइट इंस्टीट्यूट, याद रखना है पिरब्राइट इंस्टीट्यूट में ये खोला जा रहा है, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। इसका मेन काम यही होगा कि जो वायरसेस हैं उनको जानवर से ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर रोका जा सके। नेक्स्ट, नेचर कॉम्पैक्ट एंड ब्लू प्लैनेट फंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है। ब्लू प्लैनेट फंड इसको कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ब्लू प्लैनेट फंड जो है वो कितने का है। तो यूनाइटेड किंगडम जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने लॉन्च किया है ये $500 मिलियन का दोस्तों एक फंड बनाया गया, ब्लू प्लैनेट फंड, जिसमें गाना जैसी कंट्रीज, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज या जितने पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनके अंदर जो है वो फिशिंग अनस्टेबल हो रही है, लाइक आप कह सकते हो इलीगल फिशिंग हो रही है। तो सस्टेनेबल फिशिंग हो सके, प्रोटेक्ट किया जा सके कोस्टल इकोसिस्टम को, तो उसके लिए पैसा खर्च किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडियन रेलवेज जो है वो आप कह सकते हो 2030 तक जो है वो फुली कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। रेलवे 2030 तक नेट जीरो एमिशन में आ जाएगा। और इंडिया G20 में एक ऐसी कंट्री है जो पेरिस कमिटमेंट्स को मानने के लिए, जो आप कह सकते हो पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके ऊपर पूरा खरा उतर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस मीटिंग के अंदर कहा। और G20 का इंडिया मेंबर है लेकिन G7 का नहीं है, तो इसलिए G20 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट जब साइन हुआ था तो उसके अंदर ये बात कही गई थी। तो याद रखना है मेंबर 7 कंट्री G7 की कौन कौन सी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, यहाँ पे कनाडा है, इसके अंदर कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन, मतलब 6 कंट्रीज और 7वीं ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर दी G7। सो बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और एक बात और याद रखनी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, वहां से आप इसको करोगे। जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दिया करें।
क्वेश्चन पहला है इसके अंदर, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू द 10 क्रिकेट आइकन लिस्ट अंडर आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 रिसेंटली। तो एक जारी की गई है आईसीसी की तरफ से लिस्ट जारी की गई। वैसे तो आपको पता है हॉल ऑफ फेम मतलब बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर्स जिनको हॉल ऑफ फेम में रखा जाता है आईसीसी के अंदर, और इसको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम भी कहा जाता है। अब तक 103 प्लेयर्स जो है वो हो चुके हैं इस लिस्ट को मिला के भी, 10 क्रिकेट आइकन्स को मिला के। ये लिस्ट दोस्तों बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हिस्ट्री ऑफ द टेस्ट क्रिकेट जो है वो इंक्लूड की गई है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइम पीरियड इंक्लूड किया गया। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, बिफोर 1918 के टाइम पीरियड को क्या कहा गया है, बिफोर 1918 को कहा गया अर्ली क्रिकेट एरा। फिर 1918 से लेके 45 के टाइम पीरियड को क्या कहा गया है, इंटर वॉर एरा, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी, इसलिए इसको इंटर वॉर एरा कहा गया। फिर एक आता है पोस्ट वॉर एरा, मतलब वॉर के बाद 1946 से लेके 70 पोस्ट वॉर एरा। और इसी पोस्ट वॉर एरा के अंदर जो है वो इंडियन प्लेयर लिए गए हैं विनु मकंद। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत ही फेमस ऑलराउंडर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया के, और ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं, स्लो आर्म बॉलर रहे हैं, और इसलिए इनको ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर कहा जाता है। तो विनु मकंद अमंग 10 आईसीसी हॉल ऑफ फेम स्पेशल इंडक्टीज अहेड ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो इंडिया ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर रहे हैं, और 10 क्रिकेट आइकन्स की ये लिस्ट जारी की गई। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास विनु मकंद हैं, ये मतलब टेस्ट करियर जो है, मतलब इन्होंने शुरुआत जब की थी तो बहुत ही खास तरीके से शुरुआत की थी। ओनली अभी तक जो हैं 3 क्रिकेटर में से आते हैं, ऐसे पूरे वर्ल्ड में 3 क्रिकेटर हैं जो हर पोजीशन पे टेस्ट करियर के अंदर उन्होंने बैटिंग की है, और ये उनमें से एक हैं। और इन्होंने सुनील गावस्कर को कोच भी किया है, तो मतलब अपने आप में एक लेजेंडरी प्लेयर हैं सुनील गावस्कर, उनको कोच करने वाले और भी लेजेंडरी हो गए। और द प्लेयर्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट रिप्रेजेंटेड 5 डिफरेंट एरास, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बिफोर 1918 वाले को कहा गया अर्ली क्रिकेट एरा, 1918 से 45 को कहा गया इंटर वॉर एरा, 1946 से लेकर 70 तक पोस्ट वॉर एरा। फिर आता है एक ओडीआई एरा जिसको कहते हैं 1971 से लेकर 1995 तक। फिर आता है आफ्टर 95, दैट इज द मॉडर्न एरा फ्रॉम 96 टू 2015। तो मतलब इसमें 2-2 प्लेयर चुने गए हर के अंदर, हर एरा के अंदर। तो इंडियन जो प्लेयर हैं विनु मकंद जी, वो पोस्ट वॉर एरा के अंदर चुने गए हैं। तो आईसीसी के बारे में दोस्तों याद रखना है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले हैं, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। 1909 में इसको बनाया गया था। मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मनु साहनी। सारी चीजें याद रखने। इसी के साथ अगले प्लेयर के अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बेसिकली हु वाज अपॉइंटेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो इजराइल का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको भी पता है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मतलब बेंजामिन जी, वो आप कह सकते हो मोदी जी के बहुत ही खास दोस्त हैं। लेकिन 12 साल के बाद जो है वो दोस्तों अब पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब नए जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ की थी, उनके प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं। प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इसाक हरजोग, रिसेंटली बनाए गए हैं। तो लेकिन यहां पे क्वेश्चन के अंदर प्राइम मिनिस्टर पूछा हुआ, तो आंसर क्या होगा, नफ्ताली बेनेट। तो याद रखना है नफ्ताली बेनेट ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, इजराइल के। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। बेंजामिन नेतन्याहू यार फॉर्मर हो चुके हैं, अब ये नहीं रहे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। 12 साल मतलब इन्होंने इजराइल के ऊपर रूल किया है, तो अब जो है वो चेंज आया, ट्रांजिशनल चेंज है, सफ्ताई बेनेट। तो यहां पे आप फोटो देख सकते हो सफ्ताई बेनेट का, स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इवन जब बेंजामिन प्राइम मिनिस्टर थे तब ये मतलब डिफेंस मिनिस्टर थे, याद रखना आपने नफ्ताई। एंड इन्होंने और भी मिनिस्ट्रीज के अंडर काम किया, जैसे इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजियस सर्विसेज एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, और ऑल्सो ये एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो मतलब आपने याद रखना है कि नाम क्या है, नफ्ताली बेनेट। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, नफ्ताली बेनेट। और इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम है। प्रेसिडेंट मैं बता चुका हूं, करेंसी इजरायली न्यू शेकल है। लेकिन दोस्तों यहां पे आप जो ऑप्शन देख रहे हो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे देख रहे हो जोवरेनी मुसेवेनी, 6ठी बार लगातार आप कह सकते हो ये क्या बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कौन सी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, युगांडा के। 6ठी बार बने हैं दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू कंप्लीट द ओलंपिक मैराथन रेस हु रिसेंटली डाइड।
तो वैसे तो जो ओलंपिक्स है 1948 में हुई थी सबसे पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर मैं बात करूंगा, जिसमें इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन उसके अंदर जो है जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया था वो जो है वो उसमें रेस को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और उनका नाम था छोटा सिंह, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो 1948 के अंदर जो ओलंपिक्स हुई थी लंदन के अंदर, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए रेस को। तो इसलिए सबसे पहले एथलीट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो कंप्लीट करते हैं ओलंपिक मैराथन रेस को, और उनका रिसेंटली देहांत हो चुका है, वो है सूरत सिंह माथुर। दिल्ली से बिलोंग करते हैं सूरत सिंह माथुर, और इन्होंने 1952 में जो हेलसिंकी में गेम्स हुई थी वहां पे जो है वो इन्होंने ये मतलब रेस को कंप्लीट किया था। और ये ऐसे पहले प्लेयर हैं जो ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं एशियन गेम्स के अंदर 1951, फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में। तो आप देख सकते हो 1952 हेलसिंकी गेम्स, और ब्रॉन्ज मेडल जीता फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951 इन दिल्ली। 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं नेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर। इवन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इनको ऑनर भी किया है जब उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कुवैत सिटी 2009 में ओपन किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम था सूरत सिंह माथुर, लेकिन आपने नाम याद रखना है, जगह याद रखनी है दिल्ली, और किस गेम से बिलोंग करते थे, मैराथन रनर थे, ये भी आप याद रखना है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपने यहाँ पे ऑप्शंस को। अंशुमन सिंह फॉर्मर गवर्नर रहे हैं राजस्थान और गुजरात के, इनका रिसेंटली देहांत हुआ है। ईश्वर सिंह देओल बहुत ही फेमस एथलीट रहे हैं, इनका रिसेंटली देहांत हुआ है। लक्ष्मण पाए जो कि आप कह सकते हो पद्म भूषण जीत चुके हैं, इंडिया का आप कह सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड कह सकते हो इन द टोटल अवार्ड्स, और लेकिन अगर भारत रत्न को छोड़ दें इन द पद्म सीरीज इट इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। तो ये पेंटर और आर्टिस्ट थे बहुत फेमस। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। फ्लिपकार्ट पार्टनर विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मेडिसिन को जो है वो आसमान से भेजा जाएगा, कहने का मतलब है ड्रोन्स के थ्रू भेजा जाएगा। तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके फ्लिपकार्ट जो है ये कौन सी स्टेट के साथ टाई अप कर रहा है, तेलंगाना के साथ। और दोस्तों ये जो है वो एक तरह से ट्रायल के बेसिस पे, डेमो बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट पार्टनर विद तेलंगाना टू कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट इन द ड्रोन डिलीवरीज ऑफ द वैक्सीन मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। और ये कोविड-19 की सप्लाईज, इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज और रूरल एरियाज में ड्रोन्स के थ्रू इसकी सप्लाई करेगा, ताकि किसी भी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो सामने ना आ सके। और ये 6 दिन का जो है दोस्तों ट्रायल चलेगा, फ्लिपकार्ट इसको चलाएगा, और इसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू मेडिसिन को पहुंचाया जाएगा। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सहयोग कर रहा है, नीति योग सहयोग कर रहा है, और भी हेल्थ की ग्लोबल कंपनी जो है वो इसमें क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको कि ड्रोन्स के थ्रू अब वैक्सीन जो है वो आपकी छत पे जो है वो पहुंच जाया करेगी, और ये फ्लिपकार्ट इस इनिशिएटिव को कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों तेलंगाना के बारे में रिसेंटली याद रखना है कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है वो तेलंगाना में ही लगाया जा रहा है, रामागुंडम, और कहां पे, पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर इसको लगाया जा रहा है। ये याद रखना है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। साथ ही साथ आपने याद रखना है तेलंगाना के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना की जो गवर्नर है तामिलिसाई सौंदरराजन, आप कह सकते हो उनके पास एडिशनल चार्ज भी है, किसका, पुडुचेरी का एडिशनल चार्ज है। और चीफ मिनिस्टर भी दोस्तों याद रखने हैं के चंद्रशेखर राव। और नेशनल पार्क से याद रख सकते हो, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, वो कौन से, महावीर हरीना नेशनल पार्क, और एक है मुरुगावनी दोस्तों याद रखना है, फेमस है मुरुगावनी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योगा। आपको पता है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो उसका इवेंट्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कर्टन सेरेमनी जो है वो पर्दा उठाने की जो प्रथा है वो स्टार्ट हो चुकी है। उस दिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे पास, इंडिपेंडेंट चार्ज उनको दिया गया है, किरण रिजिजू जी रिसेंटली दिया गया, क्योंकि इससे पहले श्रीपद येसो नाइक जी थे, तो उनकी सेहत खराब होने के बाद जो है वो ये चार्ज दिया गया किसको, किरण रिजिजू जी को, और उन्होंने ऐप लॉन्च किया नमस्ते योगा। तो याद रखना है सी जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो नमस्ते योगा जो पर्दा उठा जो समारोह था उसके अंदर जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया, 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इस बार 7th मनाया जाएगा 2021 का, और ये 2015 में पहली बार मनाया गया था, मोदी जी का इनिशिएटिव था इसको इंटरनेशनल डे बनाने में। और नमस्ते योगा एप्लीकेशन जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा योगा के बारे में बाय डेफिनेटली, क्योंकि योगा को माना गया है
कि बहुत सी बीमारियों को हल करने में जो है वो सक्षम है, और इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व इंक्रीज हो चुका है। इवन इसके 10 एपिसोड्स की एक सीरीज चलाई जा रही है 12 जून से लेकर 21 जून के बीच में दूरदर्शन टेलीविजन के ऊपर, और इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आप योगा को कर सकते हो, क्या क्या इसकी गाइडलाइंस है, कौन सा योगा किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी को बेनिफिट जरूर मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड द होम्योपैथी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू जी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी अरुणाचल वेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये एप्लीकेशंस जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि ये भी रिसेंटली जो है वो लॉन्च की गई हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, एक एप्लीकेशन आपको दिख रही है जिसका नाम है ई औषधि। ई औषधि भी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से लॉन्च की गई है। ये ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी या होम्योपैथी ड्रग्स बना रहे हैं, जो उससे रिलेटेड कोई चीज बना रहे हैं। नेक्स्ट आयुष संजीवनी, ये आप कह सकते हो हेल्थ मिनिस्ट्री लाइक हर्षवर्धन जी और जो आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुष हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया। किस तरह से कोविड-19 जो है मतलब रोका जा सकता है यूज करके आयुष की चीजों को, लाइक आयुर्वेदा को यूज करके, योगा को यूज करके, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। जीवन सेवा दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई थी। सत्येंद्र कुमार जैन जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उन्होंने इसको लॉन्च किया। इसमें था कि कोरोना पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक जो है वो बहुत ईजिली पहुंचाया जा सके, तो जीवन सेवा एप्लीकेशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई। तो सारी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। नेक्स्ट आते हैं, who will assist development projects in the north eastern states with the use of satellite imaging, ताकि यार इमेजिंग मतलब इमेजेस के थ्रू, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप कर सके बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसके लिए कौन प्रोजेक्ट को चलाएगा, और ये प्रोजेक्ट कौन चलाएगा, इसरो। ऑलरेडी इसरो काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, इसरो के कारण हम इसको कवर कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और आपको पता है कि इसके हेड कौन है, के सिवान है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलुरु के अंदर है। और दोस्तों आप देख सकते हो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया के अंदर की इसरो जो है वो किसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट, मतलब किसी प्रोजेक्ट को किसी स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे डेवलप करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। और इसरो ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जियो टैगिंग 67 प्रोजेक्ट्स की, कि कहां पे एग्जैक्टली वो लोकेटेड है। 221 साइट्स की 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मतलब जिसमें सिक्किम भी इंक्लूडेड है। 8 का मतलब है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं M3A2NTS मंथ्स। एम का मतलब है, एम क्यूब का मतलब 3 एम से, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। द नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि मेघालय शिलोंग के अंदर है, उन्होंने इस प्रपोजल को रिसीव किया है, और उन्होंने 6 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें से अप्रूवल आ चुकी है। 8 में से 6 की अप्रूवल जो है वो पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब दोस्तों क्लियर है कि मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी चाहती हैं कि उनका कॉन्टेक्ट जो है वो बाकी इंडिया के साथ बने, और उनका एरिया भी जो है वो डेवलप हो सके। सिर्फ सिक्किम और असम की अप्रूवल रहेगी, अदरवाइज बाकी सबकी अप्रूवल हो चुकी है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसको याद रखेंगे, शिलोंग मेघालय में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली फेम इंडिया स्कीम वाज इन न्यूज, दिस स्कीम वाज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फेम की एब्रीवेशन पता है तो आप आंसर जो है वो आराम से बता सकते हो कि एक्चुअल में ये फेम स्कीम जो है वो किसके लिए यूज की गई है। तो फेम का मतलब है फास्टर अडॉप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दोबारा से बोल रहा हूं, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसका फेज 2 स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि पहले फेज 2016 से 17 था, उसको बढ़ा के 2019 कर दिया गया था। फिर 2019 में इसका दूसरा फेज स्टार्ट हुआ। अब उसके अंदर जो 10,000 करोड़ रुपए का फंड था दोस्तों, वो यूज ही नहीं हुआ। तो यूज नहीं हुआ तो मतलब अब ये आगे तक चलेगा, यही अमेंडमेंट है, 2024 तक अब ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए याद रखना है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, उसकी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया। और इसका फेज 1 2016-17 में स्टार्ट हुआ था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसका मेन लक्ष्य था कि हमने चार्जिंग स्टेशंस को बनाना है, 3 व्हीलर्स के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आना, जो कि आप देख भी रहे हो आजकल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। और इसका फेज 2 जो है वो 2019 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपया रखा गया था, जो कि 2022 तक पूरा करना था। लेकिन दोस्तों इसके अंदर सिर्फ 492 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ है अभी तक। तो मतलब मानना है कि इसमें इतना पैसा खर्च करना है, तो 2024 तक शायद इसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए, और ये ऑलरेडी सरकार ने अप्रूव भी कर दिया कि 2024 तक इसको चलाया जाएगा। और इसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होगी वो EESL होगी। आपको पता है EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मेन ऑर्गेनाइजेशन इसकी होगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, जो इसकी करता रहता है स्कीम की, और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें यार। क्वेश्चन है 15 मीटर ट्री ऑफ कॉफी फैमिली प्रिस्टोरिया लालजी डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही याद कर लें जितना स्लाइड में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा इसको, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और ये मिला है अंडमान निकोबार के अंदर। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये कॉफ़ी फैमिली की एक ब्रांच है जो कि अंडमान निकोबार में हमें वहाँ पे मिली है। तो बस इतना ही आप जो है वो याद कर लें, यही आपके लिए बहुत है। और ये भी याद कर सकते हो कि इसका नाम जो है वो प्रिस्टोरिया लालजी क्यों रखा गया, क्योंकि कोई भी नाम आप देखोगे स्पीशीज का, उसके अंदर लास्ट का जो नाम होगा या फर्स्ट जो नाम होगा वो किसी ना किसी आदमी से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसने या तो खोज की है या वो इससे रिलेटेड है। जैसे कि ये लालजी जो है वो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ ऑफिस है अंडमान निकोबार रीजनल सेंटर के, जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। तो इसलिए आप यहां पे देख सकते हो इसको। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इसमें पहला पॉइंट है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लॉन्च्ड सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम टू स्पोर्ट एथलीट्स। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो कि स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स या यूथ अफेयर्स की तरफ से, आप कह सकते हो कि ये स्टार्ट किया गया है। इसका मेन मकसद यही है कि एथलीट वेलनेस सेंटर्स या सेल्स बनाए जाएं, जिसमें क्या होगा कि उनकी रिकवरी अच्छी हो सके, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए हमने प्लेयर्स को तैयार करना है। और खास करके इसी ओलंपिक्स की नहीं, अगले ओलंपिक्स की भी हम बात करें जो 2024 में आप कह सकते हो कि होने हैं या उससे अगले होने हैं, तो टाइमली जो है वो उनकी इंजरी को रिस्टोर किया जा सके, उनकी इंजरी जो है वो खत्म की जा सके, उसको मैनेज करने के लिए एक रिहैबिलिटेशन स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। अलग अलग जगह पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस ढूंढी जा रही हैं इसके लिए कि कहां कहां पे इसको बनाया जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स आपको पता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल वेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स स्पेंडिंग इन 2020 इंक्रीज्ड बाय $1.4 बिलियन, आईकैन रिपोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आईकैन ऑर्गेनाइजेशन। आईकैन का दोस्तों मतलब है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स को हम एलिमिनेट कर सके हर कंट्री के अंदर। और इसको 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और जो वर्ल्ड की 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, तो इनमें हम न्यूक्लियर वेपन्स जो खत्म कर सकें या और भी कंट्रीज के अंदर ना बन सकें, तो एक रिपोर्ट आई आईकैन की, इनमें न्यूक्लियर वेपन्स की स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हुई है, ये बताया गया है। नेक्स्ट, 5 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर लिस्ट में शामिल कर ली गई हैं 2022 और 23 के लिए। मतलब 1 जनवरी 2022 से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर 2023 तक ये टाइम पीरियड चलेगा। क्योंकि आपको पता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और जो नॉन परमानेंट होते हैं उनका 2 साल का टाइम पीरियड होता है। जैसे इंडिया का अभी चल रहा है, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है करंटली, और इंडिया का टाइम पीरियड जो है वो 2021-22 है, मतलब 22 के एंड तक, दिसंबर 2022 के एंड तक ये रहेगा। नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस्ड रिकॉर्ड 6 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। सिर्फ फिगर याद करने, कई बार पूछ लेते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2021 सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ जून। तो याद रखना है दोस्तों, 14th ऑफ जून को ये आप कह सकते हो कि ब्लड डोनर डे जो है वो मनाया जाता है, ताकि आप कह सकते हो कि जो ब्लड की ज़रूरत है जिनको, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और किस तरह से हम जान बचा सकते हैं किसी की इसके थ्रू, वो बताया जा सके। 14 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2021 जो है वो इटली होस्ट कर रहा है। याद रखना है कौन सी कंट्री होस्ट, हर साल कोई ना कोई कंट्री इसको होस्ट करती है, इटली कर रहा है इस बार। और इसका जो कैंपेन का थीम है, पूरा स्लोगन कह सकते हो आप, वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, और हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा। नेक्स्ट, ऑडी एक्सटेंडेड इट्स एसोसिएशन विद द इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली एज द ब्रांड एम्बेसडर। ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑडी के, उन्होंने और रिन्यू कर लिया इस पैक्ट को, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। 13 एंड 14 जून का दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, विच इज द बेस्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट इन इंडिया। सेविंग अकाउंट जो है वो फर्स्ट सबसे पहले किस बैंक ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हो दोस्तों, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको दिख रहा है सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपको पता है कि इंडिया का पहला बैंक था, जो कौन से ईयर में खोला गया था? 1770 के अंदर इसको खोला गया था, इसको याद रखना है, ये फर्स्ट था। दूसरा बैंक था दोस्तों जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1786 में ओपन किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल बैंक। बंगाल बैंक जो है वो ऐसा पहला बैंक है जो कि चेक सिस्टम को स्टार्ट करता है, चेक सिस्टम को,
स्टार्ट करता है। ये भी याद रखना, चेक सिस्टम वाला किसी दिन क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब ऑप्शन बची है सिर्फ प्रेसिडेंसी बैंक, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। प्रेसिडेंसी बैंक ने सबसे पहले जो है वो सेविंग अकाउंट सिस्टम को स्टार्ट किया था, और ये 1833 के अंदर स्टार्ट किया गया था। जब चार्टर एक्ट आया था 1833 का, तब इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही सिंपल है। केवाईसी गाइडलाइन, जिसको कहते हैं नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, हैव बीन इशूड अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये रिसेंटली एक प्राइवेट बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहां से ये क्वेश्चन को पिक किया है, तो आपने याद रखना है। और इसका आंसर क्या होगा आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें वीडियो को मैक्सिमम, बेल बटन को प्रेस कर दें और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको बहुत फायदा देगा, इसमें नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। और ये फेयर्स क्लाउड और मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि आप जो है वो वीडियोस को अगर देख रहे हो, करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका कोई भी करंट अफेयर जो है वो हम गलत नहीं होने देंगे। और दोस्तों आप हमारे करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है, वो अवेलेबल है। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है ASH10 कोड के थ्रू। और गाइस एक बात और कहना चाहूंगा, हमेशा खुश रहें। खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। और किसी भी चीज को मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत जल्दबाजी आपने नहीं करनी, आराम से चलें। क्योंकि हमेशा जो है जल्दी में लिया हुआ डिसीजन जो है वो ज्यादातर आप देखोगे 90% जो है वो गलत हो जाते हैं। बाय लक 10% सही हो सकते हैं, लेकिन 90% जो गलत होंगे। इसलिए आराम से हर चीज को करना है, खुशी से करना है, सबसे जरूरी है खुशी। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।